हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम BMTC 133 रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल रीजनिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने मेन 3 टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रूफ, जिसमें हम थ्योरम, डिसप्रूफ और कंजेक्चर्स को समझेंगे। सेकंड आता है हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूफ, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और काउंटर एग्जाम्पल को समझेंगे। और थर्ड है हमारा प्रिंसिपल मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि PMI। इससे हम ऑलरेडी फैमिलियर है बिकॉज ये हम क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 3 टॉपिक हम कवर कर लेंगे, तो इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ प्रूफ। ओके, तो एक बार प्रूफ समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ प्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट P इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट P1 P2 अप टू Pn सच दैट P फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम P1 एंड P2 एंड P3 अप टू Pn। दैट इज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर P1 और P2 P3 P4 इन सभी को मिला दिया जाए तो एक स्टेटमेंट बनेगी जिसको हमने नाम दिया है P। ओके, और हर P1 P2 P3 को हम क्या कर रहे हैं? प्रीमाइज। ओके, इसको अच्छे समझते हैं एक बार। ओके, हम प्रूफ को एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन है जो कि ट्रिगो का है। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्लास 10th में, 11th में, 12th में। तो प्रूफ हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे करते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा मेथड क्या होता है कि अगर ये कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले को ढूंढना, उसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, ये tan इनवर्स A + B और 1 - AB का। तो यहाँ पर मैंने बस सॉल्व किया इसको इसी फार्मूले में रख के, तो आंसर कुछ इस प्रकार आया है, जो कि इक्वल टू है RHS के। तो हमें दिखाना क्या होता है प्रूफ में कि LHS किसके इक्वल है? RHS के। तो ये हम ऑलरेडी करते हुए जानते हैं कि प्रूफ क्या होता है। तो प्रूफ और कुछ नहीं, प्रूफ में हमने ये देखा कि प्रूफ और कुछ नहीं होता, बस हर स्टेप्स को मिला के किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, ट्रू प्रूव करना होता है, उसी को हम प्रूफ कह रहे हैं। और प्रीमाइज किसे कहा जा रहा है ये समझते हैं। देखो, प्रीमाइज कहा जा रहा है जितने भी स्टेप्स हमने लिखे हैं, जैसे पहला स्टेप्स ये लिखा हमने, तो ये जो स्टेप लिखा है इसको हम कह रहे हैं प्रीमाइज, और इसको नाम दे दिया हमने P1, इसको नाम दे दिया P2 और इसको नाम दे दिया हमने P3। तो ये P1 P2 P3 इन सभी को हम क्या कर रहे हैं? इन सभी को हम क्या कर रहे हैं? प्रीमाइज। इन सभी को हम प्रीमाइज कह रहे हैं। तो ये प्रीमाइज और कुछ नहीं, सिर्फ किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते वक्त जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उन्हीं स्टेप्स को हम प्रीमाइज कह रहे हैं। और इन्हीं प्रीमाइज से मिलकर हमारी जो मेन स्टेटमेंट है, जिसको हम नाम दे रहे हैं P, तो P हमारी जो मेन स्टेटमेंट रहेगी, और P1 P2 P3 यहाँ पे जो बता रहा है वो प्रीमाइज है। ओके, तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि प्रीमाइज क्या होता है और स्टेटमेंट प्रूफ क्या होता है। ओके, अगली लाइन देखो क्या कह रही है? द स्टेटमेंट P दैट इज प्रूव टू बी ट्रू इज कॉल्ड अ थ्योरम। ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर दें कि वो ट्रू है, ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं थ्योरम। तो यहाँ सिर्फ थ्योरम किसे समझा रहा है कि थ्योरम ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव कर दे कि वो ट्रू है, सच है, तो उन स्टेटमेंट को हम थ्योरम कहते हैं। ओके, अगला कह रहा है अ डिसप्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट P इज़ अ प्रूफ ऑफ नेगेशन P और अ प्रूफ दैट शोज दैट P इज़ फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है कि डिसप्रूफ किसे कहते हैं? डिसप्रूफ हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं अगर हमने किसी भी स्टेटमेंट को ये प्रूव कर दिया कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, वो स्टेटमेंट सच नहीं है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम डिसप्रूफ कहते हैं। ओके, या फिर हम कह सकते हैं उसका नेगेशन लिख देंगे तब भी वो डिसप्रूफ ही कहलाएगी। तो ये था प्रूफ के बारे में। ओके, एक बार इसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, प्रूव दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी टू सेट्स A एंड B A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई दो सेट है हमारे पास, जैसे A और B, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन वो सबसेट होगा किसका? A का। तो हम ये जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे देखो दो केस बन रहे हैं। अगर A इंटरसेक्शन B फाई के बराबर है, फाई यानी कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं है, कुछ भी यूनिक चीज़ नहीं है, कुछ भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, तो वो फाई के बराबर है। और हम ये जानते हैं कि फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो फाई A का भी सबसेट है, फाई B का भी सबसेट है। और फाई किससे बिलोंग कर रहा है? A इंटरसेक्शन B से भी। तो हम ये कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B भी A का सबसेट है। ओके, और दूसरा केस हमारा बन रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B फाई के बराबर नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच, ये A और सेट B दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो कॉमन एलिमेंट मान लेते हैं X है, ठीक है, वो कॉमन एलिमेंट X है जो कि बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में, हम ये कह सकते हैं। ठीक, तो X A से भी बिलोंग कर रहा है, X B से भी बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो वो कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B वो सबसेट है A का। ओके, यहाँ तक समझ आया? तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q। ये हम ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, ये कौन सी कंडीशन होती है, कब इसको लिखा जाता है। अगर नहीं देखा तो आप वहाँ जाके पहले
उस वीडियो को देखिए। तो P प्लस Q लिख सकते हैं हम। P फॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 ले लिया हमने, और Q ले लिया जिसे हमें प्रूव करना था। P यानी कि एक इक्वेशन जिसे हमने ट्रू मान ली, और Q हमने जो ट्रू करके दिखा दिया, सिद्ध करके दिखा दिया। अगला टॉपिक आता है हमारा कंजेक्चर्स। देखिए कंजेक्चर्स क्या होता है। एक बार हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जांपल से कि कंजेक्चर्स एक्चुअली किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी फील अ सर्टेन स्टेटमेंट इज ट्रू बट वी डोंट सक्सीड इन प्रूविंग इट। इट मे ऑल्सो हैपन दैट वी कांट डिस्प्रूव इट। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंजेक्चर्स। यानी कि ये कह रहा है कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रूव नहीं की गई है, या जिसको हम डिस्प्रूव नहीं कर सकते या प्रूव नहीं कर सकते, पर यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो ट्रू है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कंजेक्चर्स कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम मानते हैं कि सच है, बट वो सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। तो कंजेक्चर्स हम ऐसे स्टेटमेंट को कह रहे हैं जो कि सिद्ध नहीं किया गया है, यानी कि प्रूव नहीं किया गया है, ट्रू नहीं माना गया है, पर वो आभास होता है, हमें फील होता है कि वो ट्रू है। एक एग्जांपल देखते हैं। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम इज अ कंजेक्चर। मतलब हर इवन नंबर कौन से होंगे? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और 8, 10, 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे आगे तक जितने भी इवन नंबर है, कह रहा है कि 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं, तो 4 से बड़े ये सारे नंबर है, 6, 8, 10, 12, तो इनको हम सम ऑफ ऑड प्राइम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू ऑड प्राइम। यहाँ पे ऑड आएगा, सम ऑफ टू ऑड प्राइम इज अ कंजेक्चर। मतलब हम किसी भी इवन नंबर को जो कि 4 से बड़ा है उसे 2 प्राइम के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 प्राइम के सम, प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ओके, 17, 19, 23, 29। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कह रहे हैं। ओके, मतलब 6 कौन से प्राइम नंबर से मिलकर बना है? तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 3 से मिलकर बना है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 + 3 6। तो इस 3 और 3 दोनों क्या हैं? प्राइम हैं। या फिर मैं कह लूँ कि अगर 8 को देखूँ तो 8 किससे मिलकर बना है? 5 से और 3 से। अगर हम देखें 5 + 3 करें तो 8 आ रहा है। तो ऐसे ही जितने भी इवन नंबर है जो 4 से बड़े हैं, वो उनको हम उन 2 प्राइम के सम के बराबर लिख सकते हैं। पर ये ऐसी स्टेटमेंट है जिनको अभी तक हम प्रूव नहीं कर सकते हैं या फिर डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कंजेक्चर्स कह रहे हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द स्टेटमेंट सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज अ कंजेक्चर। मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो हम अभी तक जानते भी हैं कि ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव नहीं किया गया है, सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन मान लिया गया है कि ये ट्रू है, और वो ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है अगर प्रूव किया जाए तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कंजेक्चर्स कह रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कंजेक्चर इज अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बट नॉट येट प्रूव। इसे बिलीव कर लिया गया है कि वो सच है, बट अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, उन्हें हम कंजेक्चर्स कहते हैं। ओके, देखिए अगला टॉपिक आता है हमारा 4 टाइप्स ऑफ प्रीमिसेस। यानी कि हम जानते हैं प्रीमिसेस क्या होता है। प्रीमिसेस हम उन्हें कह रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट को अगर प्रूव कर रहे हैं तो जो भी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं उन्हें स्टेप्स को हम प्रीमिसेस कह रहे हैं। तो प्रीमिसेस कितने टाइप के हो सकते हैं? 4 टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, अ स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड अर्लियर। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जिसकी हेल्प से अब किसी भी नए स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को जो पहले से ही प्रूव कर ली गई है वो भी एक टाइप की प्रीमिसेस ही होती है। मतलब जिसको दोबारा प्रूव हम नहीं करेंगे, उसकी हेल्प से हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, और sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्या ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो इसको हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, तो cosec को हम 1/sin लिख सकते हैं और sec को हम 1/cos, और इन दोनों को जब एलसीएम लिया तो 1 - sin स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर। और हम जानते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के, और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख दिया मैंने डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा। तो यही स्टेप जहाँ पे इस स्टेप्स के बाद मैंने 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखने में इसको प्रूव नहीं किया, डायरेक्ट मैंने फार्मूला ही अप्लाई कर लिया। मतलब वो फार्मूला जो कि ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम, जिसको अब दोबारा प्रूव नहीं करना। 4 टाइपों में से पहला टाइप है। अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, अ स्टेटमेंट दैट फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द अर्लियर स्टेटमेंट गिवन इन द प्रूफ। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि अपने प्रीवियस स्टेप को ही फॉलो करते हुए आ रही है, या फिर लॉजिकली हम प्रीवियस स्टेप से ही किसी अगले स्टेप को ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसी टाइप की भी प्रीमिसेस होती है। ठीक है,
जैसे एग्जांपल देखो, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है। अभी ऐसा एग्जांपल हमने किया तो वहीं से ये वाली लाइन उठाई है। तो ये वाला स्टेटमेंट मैं कब लिख सकता हूँ, जब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू मानी गई हो, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूँ तो उसके बाद डायरेक्ट मैं ये वाली स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसी से ड्राइव हुई है। तो अपने प्रीवियस स्टेप्स को ही लॉजिकली फॉलो करते हुए अगला स्टेप लिखना इस टाइप की भी प्रेमिसेस होती है। जैसे कि अगला स्टेटमेंट भी सेम इसी तरह है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन हम ये लिख सकते हैं कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो इसी स्टेटमेंट के बाद हम डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसी से लॉजिकली ड्राइव हुआ है। तो हम इस टाइप की भी प्रीमिसेस देख सकते हैं। देखो थर्ड किस टाइप की प्रीमिसेस होती है, अ मैथमेटिकल फैक्ट दैट हैज़ नेवर बीन प्रूव्ड बट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ट्रू, सच फैक्ट कॉल्ड एन एक्सियम और पोस्टुलेट। मतलब ऐसी टाइप की भी प्रेमिसेस होगी जिसको हम एक्सियम या पोस्टुलेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूव किए बिना ही एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिनका अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन उसको ट्रू मान लिया गया है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो उन स्टेटमेंट को हम एक्सियम और पोस्टुलेट कहते हैं। या तो एक्सियम कह लो या तो पोस्टुलेट, बात एक ही है। तो इस टाइप की भी प्रेमिसेस होती है। अगला है द डेफिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल टर्म, या फिर इस टाइप की प्रेमिसेस देखने को मिलेगी जहाँ पे हम मैथमेटिकल टर्म की हेल्प से किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करें। जैसे कि कोई भी टर्म हो गई, कोई भी सिंबल हो गया, जैसे ये सबसेट वाला सिंबल अभी जो हमने पिछले एग्जाम्पल में प्रूव किया था। तो ये 4 टाइप के प्रेमिसेस होते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूफ, यानी कि प्रूफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से अभी पहला तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली लॉजिकली हर स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, उसी को हम कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें कोई भी घुमा फिरा के प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम जो भी स्टेप लिखेंगे उसको आगे फॉलो करते जाएंगे किसी भी फॉर्मूले के थ्रू या किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू। देखो, a direct proof of P implies Q is a logically valid argument that begins with the assumption that P is true. Then in one or more steps of the form P implies Q1 implies Q2 up to Q, we conclude that Q is true। यानी कि डायरेक्ट प्रूफ आप समझ ही गए होंगे। देखो, हम डायरेक्ट प्रूफ को इस मेथड से सॉल्व करेंगे कि P implies Q। अब P implies Q मतलब अगर P ट्रू है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि Q भी ट्रू है। ओके, एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑड, यानी कि कोई भी इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वो ऑड होगा। तो इसे हम प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसमें एक पी स्टेटमेंट माननी पड़ेगी और एक क्यू स्टेटमेंट। बताएगा नहीं इसमें पी और क्यू क्या है, हमें खुद ही मानना पड़ेगा। तो पी को हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं और क्यू को कंक्लूजन, क्योंकि क्यू तो हमारा रिजल्ट ही होगा। और पी हम हाइपोथेसिस मतलब हम मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि मान लो कोई एक्स और वाई दो टर्म हैं, दो नंबर हैं जो कि दोनों ऑड हैं, दोनों ऑड इंटीजर है। और क्यू स्टेटमेंट क्या है, हमें उन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट दिखाना है वो ऑड दिखाना है। ओके, तो हमारी पी स्टेटमेंट बन गई, क्यू स्टेटमेंट बन गई। अब बस हमें पी इम्प्लाइज क्यू करके दिखाना पड़ेगा। बट कैसे, देखो हमें जानते हैं एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 2m + 1 और y इज इक्वल टू 2n + 1। अगर हम किसी भी नंबर को ऑड मान रहे हैं तो ऑड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m + 1, क्योंकि m की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ 1 रखो तो क्या आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 एक ऑड नंबर है, या फिर 2 रख लो तब 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी रखो वो ऑड ही नंबर आएगा। तो हम किसी भी ऑड टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x को मैंने इस फॉर्म में लिखा, y को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब आगे क्या कह रहा है, x, अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2m + 1 इंटू 2n + 1। अब इन दोनों को ओपन करो, अब इसको सॉल्व करके हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी ये। ओके, तो ये जो फॉर्म आया है, देखो ये फॉर्म भी एक ऑड टर्म की ही तो फॉर्म है। देखो 2 m की जगह m मतलब कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल ही आ रहा है, वेरिएबल है, और +1 तो ये भी एक इंटीजर, ये भी एक ऑड इंटीजर का ही तो फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि x y यानी कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। हमने इसे कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि p इम्प्लाइज q है। p फॉर x और y, p क्या था हमारा, x और y दो ऑड इंटीजर, और q क्या है, x y को हम प्रूव करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब वही, हम किसी भी स्टेटमेंट को डायरेक्टली प्रूव नहीं करेंगे। डायरेक्टली मतलब p इम्प्लाइज q करके प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको घुमा फिरा के ही प्रूव करेंगे। ओके, तो इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिटिव और प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, अगर आपने यूनिट 1 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कॉन्ट्रापोजिटिव हम किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, अगर p इम्प्लाइज q है, यानी कि अगर हमने मान लिया, हम मान सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि p ट्रू है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि q भी ट्रू है। और कॉन्ट्रापोजिटिव होता है कि इसको इसी फॉर्म में नहीं लिखना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ p।
यानी कि क्यू का उल्टा, क्यू का अपोजिट लिख दो नेगेशन ऑफ क्यू, और पी का उल्टा लिख दो नेगेशन ऑफ पी, लेकिन पहले क्यू लिख दो और बाद में पी लिख दो। तो इसी को हम कॉन्ट्रापोजिटिव कहते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है? जिसमें हम डायरेक्टली प्रूव नहीं करेंगे, हम उसको कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूव करके दिखाना होगा, फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब पी अगर ट्रू है तो क्यू भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, वी एज्यूम दैट नेगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू एंड देन ट्राई टू प्रूव दैट नेगेशन ऑफ पी इज ट्रू। हम ये सबसे पहले मान लेंगे कि ये नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है, और हमें ये प्रूव करना होगा कि नेगेशन ऑफ पी भी ट्रू है। ओके, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल में, प्रूव दैट इफ x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं z से, सच दैट x एंड y आर ऑड। अगर x और y दोनों ऑड है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी x और y का प्रोडक्ट भी ऑड है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अभी डायरेक्ट मेथड से, लेकिन इसमें हमें इनडायरेक्टली प्रूव करना है, और वो भी कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से। तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी, पी और क्यू। पी क्या होती है? जो ऑलरेडी गिवन होती है। क्यू क्या होती है? जो हमें प्रूव करनी है। तो पी क्या है? एक्स और वाई दोनों ऑड इंटीजर है, क्यू इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ऑड इंटीजर, हमें प्रूव करना है। बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू प्रूव पी इम्प्लाइज क्यू। अब इस मेथड को प्रूव तो करना है, बट किस मेथड से? बाय नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। हम ये मान लेंगे कि नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है और नेगेशन ऑफ पी को हम ये प्रूव करके दिखा देंगे। तो नेगेशन ऑफ क्यू होगा क्या? देखो, क्यू क्या है? दो नंबरों का प्रोडक्ट ऑड इंटीजर प्रूव करना था, तो अब उल्टा क्या हो जाएगा, दो नंबरों का प्रोडक्ट इवन इंटीजर हम प्रूव करेंगे, ये इसे तो मान लेंगे हम। और नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? एक्चुअल पी क्या था? एक्स और वाई ऑड इंटीजर है, तो इसका उल्टा क्या होगा? एक्स और वाई इवन इंटीजर है, तो नेगेशन ऑफ पी भी वही हो गया, एक्स इज इवन और वाई इज इवन। तो हमने दोनों नंबरों को इवन मान लिया। अब एज्यूम करना है कि फर्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, जो नेगेशन ऑफ क्यू है उसे एज्यूम करना है कि वो ट्रू है। तो एक्स वाई इज इवन, ये हमने मान लिया कि ये ट्रू है। ठीक है, तो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट हमने ट्रू मान लिया। तो हम ये कह सकते हैं देन एवरी इवन इंटीजर कैन बी रिटन एज 2 डिवाइड्स एक्स वाई, यानी कि अगर एक्स और वाई इन दोनों नंबरों का टर्म, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, यानी कि x और y इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड होता है तो उन दोनों नंबरों का भी पार्टिकुलर नंबर भी 2 से डिवाइड होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर x y इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड हो रहा है तो x भी 2 से डिवाइड करेगा और y भी 2 से डिवाइड करेगा। और हम ये जानते हैं कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर ही होगा, तो हम ये मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं x इज इवन और y इज इवन, बिकॉज वो 2 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड होने वाला हर एक नंबर इवन ही होता है। ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि नेगेशन ऑफ क्यू हमने ट्रू माना था और प्रूव कर दिया नेगेशन ऑफ पी वो भी ट्रू है। नेगेशन ऑफ पी क्या था? एक्स इज इवन और वाई इज इवन, और हमने अभी यही तो किया यहाँ पे। ओके, तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। अब ये अगर हमने लिख दिया तो हमने एक्चुअली प्रूव क्या कर दिया है? पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये मेथड था कौन सा? कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक आता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या करना होता है, देखो नाम से पता चल रहा होगा कॉन्ट्राडिक्शन से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, क्योंकि हमने क्लास 10th में किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करते वक्त ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो टर्म है सुना था। तो उसमें करना क्या होगा, सेम वही करना होगा, पी इम्प्लाइज क्यू को प्रूव करना होगा बट इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस वी एज्यूम दैट क्यू इज़ फॉल्स, नेगेशन क्यू इज़ ट्रू। अगर क्यू फॉल्स होगा तो नेगेशन उसका ट्रू ही होगा। देन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट वी अराइव एट सिचुएशन वेयर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन नेगेशन क्यू इज़ फॉल्स विच इम्प्लाइज दैट क्यू मस्ट बी ट्रू। कह रहा है अगर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन में हम एक जो स्टेटमेंट प्रूव करने को दी जाती है उसका हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं कि वो उसका उल्टा है, ठीक है, और अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित कर देंगे, और फिर बाद में जो एक्चुअल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। शो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th का ही है, तो वहीं से मैंने उठाया। तो उसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें मान लेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है, उल्टा मान लेंगे। और जो नंबर रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू दोनों ही कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया और आंसर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, जो पी स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 3 से डिवाइड होगा, ये थ्योरम कहती है क्लास 10th की, ठीक। अगला
हमारा स्टेप रहेगा, पी को हमने 3c मान लिया, ठीक है, और पी को 3c मान के इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब यहाँ पे पी की जगह में हमने 3c पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से हमें फिर से एक कंक्लूजन मिल रहा है कि क्यू स्क्वायर को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 3, और अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखने को मिल रही है कि Q और P दोनों का ही दोनों ही जो कॉमन फैक्टर है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उनका कॉमन फैक्टर कौन है, 3, ठीक है। Q का भी कॉमन फैक्टर 3 है और P का भी कॉमन फैक्टर 3 है। तो ये रैशनल के केस में, रैशनल नंबर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों ही कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम, और को प्राइम वो नंबर होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ना कि 3, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है और ये √3 रैशनल नंबर नहीं इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया और एक्चुअल स्टेटमेंट कौन सी प्रूव हो गई है जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप समझ आया होगा आपको। ओके, हमारा अगला टॉपिक आता है काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है, इसको समझते हैं। एन एग्जाम्पल दैट शोज दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स इज अ काउंटर एग्जाम्पल टू द गिवन स्टेटमेंट। कह रहा है काउंटर एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जो स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दे। यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट कही है और हमने उसे फॉल्स प्रूव कर दिया किसी एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, इफ़ एन इज़ एन ऑड इंटीजर देन एन इज़ प्राइम। कह रहा है अगर कोई नंबर ऑड है तो क्या वो प्राइम भी होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑड नंबर है, क्या वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, देख लेते हैं। देखो, जैसे अगर हम कहते हैं कोई लेट से n की वैल्यू 3 है, तो 3 एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम भी है। तो 3 जो हमारा एग्जाम्पल है ये काउंटर एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अभी ट्रू ही दे रहा है, हमें तो फॉल्स प्रूव करना है। तो एक एग्जाम्पल है जो कि n की वैल्यू अगर हम 15 रखेंगे या फिर 9 रखेंगे, तो 9 और 15 ऐसे एग्जाम्पल है जो ऑड तो हैं बट प्राइम नहीं है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 के भी टेबल में आते हैं, 5 के भी टेबल में आते हैं और 15 के भी टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 3 और 5 दोनों के टेबल में आ रहे हैं और प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल है, ओके। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, फॉर ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होगा, ए इज इक्वल टू बी। कह रहे हैं अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है तो ए और बी भी दोनों बराबर होंगे, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये हमें प्रूव करके दे। मतलब हमें तो वैसे इसका काउंटर एग्जांपल देना है, तो हमें इसमें इस पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स करके दिखाना है। तो फॉल्स करने के लिए लेट से ए की वैल्यू हमने 1 मान ली और बी की वैल्यू -1, ठीक है। और इस इक्वेशन में रखते हैं तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो हमें ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर तो है, बट एक्चुअल में जो ए है और बी है वो दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है, और 1 और -1 कभी भी इक्वल तो होते नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल ये दे दिया कि ए की वैल्यू अगर 1 रखो और बी की वैल्यू अगर -1 रखो तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स साबित हो जाएगा। तो ये एक काउंटर एग्जांपल का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक काउंटर एग्जांपल का टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, हमारा अगला टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMI भी बोलते हैं। और ये मेथड या ये टॉपिक हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या समझा रहा है। अब दोबारा BSc में ये फिर से टॉपिक डाल दिया है, तो देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए PMI होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो PMI क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सब का सम चाहिए, तो कितना होता है 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो इन सब का सम कितना हो रहा है 15। लेट से मैं कहूँ +6 +7 +8 +9 अप टू 100 मैं सम करना चाहता हूँ। तब अब तो मैं ऐसे एक एक करके गिनूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी एक फार्मूला बना हुआ है जिसे हमने क्लास 10th में और 11th में दोनों में स्टडी किया था, जो कि है n ब्रैकेट में n+1 / 2, ठीक है। अब n की वैल्यू में कुछ भी n क्या डिनोट कर रहा है कि n की वैल्यू कितने भी टर्म्स हैं इसके अंदर, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 अप टू 100, यानी कि 100 टर्म है। तो 100 n की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर भी मैं 100 रखूँगा +1 / 2, कितना हो जाएगा 100 × 101 / 2। अब इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा इन सभी का सम होगा, ओके। तो इन सब का सम करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, बट क्या ये फार्मूला जितनी वैल्यू हमने अभी फाइंड की, जैसे 100 तक की तो ये तो 100 तक की निकाल दी, लेकिन उन वैल्यू का क्या जो अभी तक हम नहीं निकाल पाए, जैसे कि नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है।
नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज है जो हमने नहीं निकाली, तो उनकी भी, तो उन सभी वैल्यू के लिए भी क्या ये फॉर्मूला लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं, पीएमआई। ठीक है, पीएमआई की स्टडी करते हैं। पीएमआई बोले तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो उसी की स्टडी के लिए हम कि सभी नंबरों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कह क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे प्रीडिकेट बता रहा है। देखिए, प्रीडिकेट किसी को नहीं, सिर्फ जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी उसी को प्रीडिकेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी, प्रीडिकेट इज अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो भी आपको दिया गया होगा उसी को प्रीडिकेट कह रहे हैं। लेट्स से ये कोई सेंटेंस है तो इसी को ये प्रीडिकेट बोल देंगे। ठीक, ओके, तो अब क्या कह रहा है, पीएमआई के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई होगी जिसको हमने नाम दे दिया पी एन। जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होगी उसे हमने नाम दे दिया पी एन। एन किससे बिलोंग कर रहा है, मतलब एन का मतलब क्या है, वो जो हमें गिवन स्टेटमेंट वो nth टर्म तक है। ठीक, एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि पी की वैल्यू हम एम रख के देखें और वो एम के लिए ट्रू है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा हमें। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, और एम की वैल्यू हम सबसे पहले 1 ही रख के चेक करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। फिर हम ये सपोज करेंगे कि वो स्टेटमेंट किसी भी रैंडम नंबर के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। अगर किसी भी रैंडम नंबर के लिए वो ट्रू है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है। अगर ऐसा हम प्रूव कर देते हैं तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ, पी एन इज़ ट्रू फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू m। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। सिर्फ किसके बेस पे, बस ये 2 स्टेप को अगर हम ट्रू प्रूव कर देते हैं तब हम कह सकते हैं वो गिवन स्टेटमेंट पूरी ट्रू है। इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि पीएमआई होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए वही है, 1 + 2 + 3 अप टू nth टर्म इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है हर नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर के लिए तो हम नहीं दिखा सकते एक एक करके, इसलिए पीएमआई का स्टेप्स कुछ बना है। तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम चलते। तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने पीएन मान लिया है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड स्टेप है, बेस स्टेप जिसे कह रहे हैं, तो हमें पी की वैल्यू 1 रख के देखनी है या एन की वैल्यू 1 रख के देखनी है कि वो एलएचएस और आरएचएस के लिए इक्वल है या नहीं। तो हमें, अगर हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो एलएचएस में तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 ही बैठा है, तो एलएचएस तो 1 रहा। ठीक है, आरएचएस में भी पुट करके देखेंगे। आरएचएस क्या था हमारा, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें n की वैल्यू 1 रख देंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हुआ कि दोनों इक्वल हैं। अब थर्ड स्टेप आता है इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, जिसे हम इंडक्टिव स्टेप भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, हमें सपोज करना है कि पी एन की वैल्यू किसी भी रैंडम नंबर के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो किसी भी के लिए ट्रू है, इस पूरे स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + अप टू nth टर्म नहीं, अब यहाँ पे n की जगह कौन है, k, तो यहाँ पे लिख देंगे k और इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम k पुट कर देंगे। ठीक, अगर ये k के लिए ट्रू है तो अब हमें लास्ट स्टेप दिखाना पड़ेगा कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 2 + अप टू k+1 की टर्म तक। ठीक है, इसे वहाँ तक लिखेंगे। और इससे जस्ट पहले कौन सी टर्म रही होगी, k रही होगी, क्योंकि हर टर्म एक नंबर से बढ़ रही है। तो भाई इससे पहले एक पीछे अगर हम चलेंगे तो k टर्म ही रही होगी। और यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास फार्मूला भी है, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला हम अभी इसके पीछे वाले स्टेप में निकाल के आए कि 1 + 2 + अप टू k टर्म तक, इसके लिए ये फार्मूला ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ तक की वैल्यू को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, जिसके इक्वल हो जाएगा ये k+1 और k+2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये कहाँ से वैल्यू आई, ये हमने इसी में n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 की जगह ही सिर्फ k रख दिया है, n की जगह k+1 रखा है। ठीक है, तो n की जगह k+1 रखने पे भी हमें क्या मिल रहा है आंसर, LHS हमारा क्या मिल रहा है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा LHS कुछ इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए LHS हमारा ये आ रहा है k+1 ब्रैकेट में k+2 अपॉन में k, जो कि RHS के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो हमें सिर्फ दिखाना है कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। ओके, तो यहाँ पीएमआई के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको जब भी हम पीएमआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 4 स्टेप दिए गए हैं, इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है बेसिस ऑफ इंडक्शन। बेसिस ऑफ इंडक्शन का मतलब है सबसे पहले हमें जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसमें m की वैल्यू m पुट करके देखना है और वो m के लिए ट्रू है या नहीं। m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 1 पुट कर लो, 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल नंबर। तो उसके लिए वो LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूव हो गया। सेकंड स्टेप इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस से नाम से ही पता चल रहा है कि हमें खुद से एज्यूम करना है, खुद से लेट करना है कि किसी भी रैंडम नंबर k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम खुद से मान लेंगे। ठीक है, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट हम ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे कि वो p
पी के लिए भी ट्रू है। और यहाँ पे के की वैल्यू एम के बराबर भी हो सकती है, एम से बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा है के की वैल्यू एम से बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी, ठीक है। और थर्ड स्टेप है इंडक्शन स्टेप, यानी कि इसके जस्ट बाद हमें ये शो करके दिखा देना है, अगर ऐसा है पी के ट्रू है तो हमें पी के प्लस 1 भी ट्रू करके दिखा देना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। और अगर हम ये शो कर देते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, कब, जब हम के प्लस 1 रखते हैं एन की जगह पर, और अगर ऐसा दिखा देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेप 4 में जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि पी एन इज़ ट्रू। पी एन इज़ ट्रू का मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, किसके लिए, एन की सभी वैल्यू के लिए जो एम से बड़ी हैं और एम के बराबर है। एम क्या है, जो हमने सबसे पहले लिया था अपने फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो एम से बड़े जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो सभी के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो ये कुछ चार स्टेप्स हैं जो कि पीएमआई में हम जब भी पीएमआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस 4 स्टेप्स ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो जल्दी से जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।